अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अब से कुछ रोज़ कबल DGISPR साहब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनसे पूछा गया कि जनाब बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कोई डील हो रही है, कहीं पे कोई डील चल रही है, और ख़ास तौर पर इशारतन ये कहा गया कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई डील हो रही है, कोई बात कहीं पर चल रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये एक दफा पहले भी मतलब ISPR और फौज की तरफ से ये कहा जा चुका हुआ है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। और अगर आपको याद हो, मोहम्मद जुबैर साहब की किसी मुलाकात के हवाले से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ही कहा था कि जब इनकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ, तो उसमें जब इन्होंने इन मामलात, सियासी मामलात का जिक्र करने की कोशिश की, तो उस वक्त भी आर्मी चीफ साहब ने कह दिया था कि जनाब आप हमें सियासी मामलात में दखल अंदाजी के लिए ना कहें, ना हम करेंगे, ना हम करते हैं, ना हम कर सकते हैं। अब और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आपने जो सियासत करनी है वो पार्लियामेंट में रह के करें, जो आपने अपने केसेस लड़ने हैं वो अदालतों में हैं, वहां पे लड़ें। हमारा किसी चीज में कोई मुदाखलत नहीं है, ना ही हम करना चाहते हैं। इसके बाद भी अभी कुछ रोज कबल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर एक दफा बताया कि जनाब जो आपसे ये कहता है कि कोई डील हो रही है कहीं पे, कोई जो हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब कोई रात के अंधेरों में कोई मिल रहा है, कोई पैर पड़ रहा है कहीं पर बंद कमरे में, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि जनाब जो आपसे ये बात करता है आप उससे पूछें कि बताओ भाई कि कहां, किससे, किस वक्त, क्या डील की बात चल रही है, कौन डील करना चाह रहा है, किससे कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये टोटली रिडिकुलस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसका कोई पर नहीं है इन बातों का, और शायद ये इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स और पावर ड्राइंग रूम्स में ही डिस्कस होता है। हमने बिल्कुल मान लिया। लेकिन इसके बाद इससे पहले, कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मैं सुन रहा हूं कि कोई डीलों की बातें चल रही हैं, और फिर अभी तक, हालांकि जब DGISPR ने वाज़े तौर पर कह दिया, तो फिर अभी भी हुकूमती ऐवानों में से भी अभी तक इस चीज की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है कि जी कहीं पे कोई ना कोई डील करने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज भी एक दूसरे से खाइफ हैं कि पता नहीं कौन डील कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो हुकूमती जमात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो मिनी बजट पास कराने में कामयाब तो हो गए, लेकिन ये जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि क्या मुश्किलात के बादल छट गए हैं PTI की हुकूमत से, और मईशत जो है इस वक्त अब किस डगर पर चल चुकी है, जबकि बिजली के नर्ख भी बढ़ा दिए गए, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। आज ही हम शायद खाकान अब्बासी साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी एक ऑर्डिनेंस के जरिए हम इस जो मनी बिल, जो सब अमेंडमेंट मनी बिल आया है, इसको हम फारिग कर देंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर शाजिया सूमरो, रहनुमा MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके भी वक्त का। और यंग PMLN लीडर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके भी वक्त का। अगर इजाजत दें तो मैं आपको चंद एक ट्वीट्स पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो कि आज फवाद चौधरी साहब ने भी की, और उसके बाद शहबाज गिल साहब की भी है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर जरा थोड़ी सी डिबेट भी हो जाए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो यह एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की जरूरत है। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तन्हा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए, ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। फिर फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात आएं।
ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं। अब ये सुनिएगा, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। शहबाज गिल साहब फरमाते हैं कि जैसे शरीफ फैमिली आज कोशिश कर रही है, इस तरह 2000 में भी, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्वीट है, आज का ही ट्वीट शहबाज गिल का, जो कि डील के हवाले से हम बात कर रहे थे। शहबाज गिल साहब ट्वीट में कहते हैं कि जैसे शरीफ फैमिली आज कोशिश कर रही है, इसी तरह 2000 में भी एक खुफिया डील की थी जिसका काफी अरसे तक किसी को पता तक ना चला। अब फिर शहबाज शरीफ एक खुफिया डील के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस बार नाकाम होंगे, वैसे ही जैसे लाहौर से कतर एयरलाइन की फ्लाइट पर फरार होने की कोशिश में नाकाम हुए थे। मैं कुछ शॉर्ट्स भी हैं, उस पर भी चलेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि इस पर बात कर ली जाए। राना एहसान अफजल साहब, ज्यादा जोर पीएमएलएन पर, शरीफ फैमिली पर है। फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ एक बात की कि जो हुकूमत बहुत सारे काम करना चाहती है, उसमें वो तमाम जमातों से बात करना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो क़यादत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात में रिलीफ चाहती है। तो ज्यादा क्यों? क्या खौफ है, डर है, या वाकई कहीं पे कोई रात के अंधेरों में हलचल है जिसकी वजह से हुकूमती ऐवानों में से भी हमें आवाज सुनाई दे रही है, या फिर ये जस्ट स्टॉर्म इन अ टी कप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। मेरे ख्याल से ये जो है वो काउंटर अटैक है। जब भी पीटीआई प्रेशर में आती है और मुश्किल वक्त इन पे आते हैं, तो इनका जो तरीकाकार है वो ये होता है कि ये ऑपोजिशन को अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले तो इनसे सवाल पूछा जाए कि अगर कोई खुफिया डील है तो वो हम किससे कर रहे हैं और कौन कर रहा है ये डील। और आप गवर्नमेंट में हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, काबीना है आपकी, किससे डील हो रही है, कौन जो है वो रिलीफ देगा, कौन जो है वो कोई हमें कोई रास्ता देगा, तो उसको पहले ये एक्सपोज करें, उसके बाद की कोई बात की जाती है। मेरा ये ख्याल है ज़मीर साहब कि अभी रिसेंटली जो पीटीआई के अंदर अपने सफों के अंदर जो एक तूफान चला है, चाहे वो जवाद अहमद साहब हो जो उनके साहब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, या नूर आलम साहब हो जो कहते हैं कि पूरी काबीना को ईसीएल में डाल दो, या परवेज खटक साहब हो जो वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि हमें गैस दो भाई, हमें बिजली दो, आपको इसलिए मुंतखब किया, वजीर आजम बनाया है। और उससे पहले जो इनका ईसीपी की जो रिपोर्ट आई जिसके अंदर जो है इनकी फॉरेन फंडिंग एक्सपोज हुई बदतरीन तरीके से, फिर मरी का सान्या आया, और फिर इकोनॉमिक जो नोज डाइव है और जो महंगाई की शरह है और जो पेट्रोल इंक्रीज है और उसके अलावा जो बिजली के नरखों में जो इजाफा है, तो इन सारी चीजों के ऊपर ये जब उसको इसकी डाइवर्ट करते हैं पब्लिक अटेंशन, तो फिर इनका ये होता है कि जी ये हमारे से, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये कोई डील मेकिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अवाम जो है वो इन इश्यूज को, अब इनकी बातों को, या जो इनकी ब्लेम गेम है उसको नहीं मानती। अभी रिसेंटली बड़े जबरदस्त किस्म के सर्वेज आए जिसके अंदर पीएमएलएन जो है वो लीड कर रहा है, और नवाज शरीफ को जो है वो समझते हैं लोग कि वो पाकिस्तानी कौम के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। तो इनकी सारी बातें जो हमारी लीडरशिप को ये डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं कि अवाम इसको नहीं मानती, इसको रद्द करती है। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है, बहुत सारे इस्लाहाती काम करना चाहती है, बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल निकालना चाहती है, आपके साथ बैठ के बात करना चाहती है। आप दो बड़ी जमातें हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जब भी ये कोशिश हुई तो लीडर जो हैं वो किसी ना किसी तरह के अपने मुकदमात के हवाले से रिलीफ मांगते हैं और इस मौजू के अलावा कोई बात नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने ये कहा है, मैं तो समझती हूँ कि अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो वजीर हुकूमत मौसम की तरह अपनी जो है वो बदलते रहते हैं, पार्टीज बदलते रहते हैं, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके बयानात की क्या वैल्यू है, मुझे नहीं समझ आती हैं। और दूसरी बात, उन्होंने देखिए पहले दिन से, चाहे वो कंटेनर पे हो, चाहे उनको सिलेक्ट करके हुकूमत में या फ्लोर ऑफ द हाउस पहुंचाया गया हो, उनकी जुबान जो है वो चेंज नहीं हुई है। वो वहां पे भी अगर कंटेनर पर थे तब भी इल्जामात की सियासत करते थे, जब फ्लोर में आए, हुकूमत में आए, तब भी उनकी जुबान जो है वो इल्जामात वाली थी।
अब 4 साल गुजरने के बाद भी अगर आप इल्जामात ही लगाते रहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, पहले आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, फिर आपको आईटी मिनिस्टर किया गया, फिर आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किया गया, आपने इतनी मिनिस्ट्रीज में क्या काम किया, तो कहेंगे कि पिछली हुकूमतें गलत थी। और फिर जब इनसे पूछा जाए कि जो आपके सो कॉल्ड जो आपके एडवाइजर्स हैं, शहजाद अकबर है, शहबाज गिल है, और पता नहीं बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं गिनवाने पे आऊं तो आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, उनकी क्या पोर्टफोलियो देने का क्या उनका सीवीज क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर वो मेरिट पर हैं तो वो दिखा दें क्या है। हाँ, लेकिन हुकूमती अरकान जो हैं वो ये जरूर कहेंगे, अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे ना कि आपने क्या किया, तो उनका जवाब शुरू यहाँ से होगा कि पिछली हुकूमतों ने ये किया था। भाई, मदीना की रियासत बनाने का दावा आपने किया था, कंटेनर पे 90 दिन के करप्शन खत्म करने का दावा आपने किया था, 100 दिन का मैंडेट लेकर आप गुर्बत खत्म करने आए थे। वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं तो आपने अपने वादे वफा नहीं किए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप पलंदे उठा के डॉक्यूमेंट के लेकर आएंगे और फ्लोर ऑफ द हाउस हिला हिला के कहेंगे कि ये देखें जी, हमने ये कुछ कर लिया। तो वो सारी चीजें जो आपने की हैं वो ग्राउंड पे भी नजर आए, ग्रास रूट पे वो चीजें क्यों नहीं नजर आ रही हैं? मनी बिल के आते ही आपने कहा था कि इस पे अवाम पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। सबसे पहले आपने दवाइयों में कीमतें बढ़ा दी, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी। अब क्या चीज रहती है जो अवाम की पहुंच में? अशिया खुर्दनोश तो आपने वैसे ही बढ़ाई हुई है और अवाम निकली नहीं। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सुमरो साहिबा, अवाम निकली नहीं, अवाम तो नहीं निकली। प्रेशर कहां से आया अवाम का? देखिए, तो बात में कि जब ये उनको सच्ची शोहरत चाहिए होती है ना, तो ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस की तरह अपने मैसेजेस चलाते हैं। जैसे अभी आप अगर कहीं भी कॉल मिलाएं तो आपको एक मैसेज में सुनने में आएगा कि 1,000 रुपए का राशन ये दे रहे हैं। तो वो 1,000 रुपए का राशन उन लोगों को दे रहे हैं जो 50,000 से जिनकी सैलरी कम है, जो डेली वेजर्स हैं, जो डेली कमाते हैं, उनकी तो आमदनी जो है वो 50, 500 या 600 रुपए है। तो क्या वो इस राशन के हकदार नहीं है? सही, चले मैं बिल्कुल, बहुत सारे सवालात हो गए। मैं चाहूंगा आलिया हमजा साहिबा जवाबात दे दें। आलिया साहिबा, चीजें यकीनन मनी बिल आया, मनी बिल के बाद कुछ एक आध दिन पहले शायद शौकत तरीन साहब ने कहा कि शायद थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, प्राइस हाइक होगी। लेकिन जिस तरह ही चीजें आई तो लोगों को अपने मोबाइल पे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जनाब अब आपके इजी लोड से इतने पैसे या इतने पैसे कट जाएंगे। और फिर तकरीबन बहुत सारी चीजों की कीमतें शायद इंपोर्टेड की जो थी, जिनको आपने लग्जरी डिक्लेयर किया था, लेकिन उसका इंपैक्ट जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीजें थी उन पर भी आ गया, और ये पिछले 2-3 दिन के अंदर ही हो गया। अब ये सारी सूरत हाल है। फवाद चौधरी साहब की बात मैंने आपको सुनवा दी। क्या ये जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि कोई डील हो रही है, ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है कि आवाम को ये बताया जाए कि जनाब ये जो अपोजिशन की पार्टीज हैं अब ये डील करने को तैयार हैं, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी अब आवाजें सुनाई दे रही हैं? तो क्या मुश्किलात हैं, परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब। तो सबसे इट्स ऑलवेज अ प्लेयर कि आप जिससे कॉम्पिटेंट जो एंकर हैं उनके साथ प्रोग्राम करना, इट्स ऑलवेज एन ऑनर फॉर मी। अब मैं क्योंकि डॉक्टर शाजिया का पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं पहले उनका जवाब दे देती हूँ, फिर मैं PMLN की तरफ आती हूँ। जी, इन्होंने कहा कि जी क्रेडिबिलिटी क्या है हमारी स्टेटमेंट्स की, तो क्रेडिबिलिटी आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट क्या थी जो उन्होंने कुछ दिन पहले की है कि हमसे मदद मांगी जा रही है, हमसे फार्मूला मांगा जा रहा है, जिनसे खुद से चला जाता नहीं है उनसे लोग मदद मांगने आ रहे हैं। वाओ, दिस इज रियली फनी। सिलेक्ट अगर हम हुए थे 2018 में, तो सिंध में ये भी तो सिलेक्ट हुए थे 2018 में। अगर RTS यहां बैठा था तो क्या सिंध का RTS चल रहा था? अब इन्होंने बात की है SAPMs की सिलेक्शन की। इन्होंने पूछा है ना क्या क्राइटेरिया है। मैं इनसे पूछती हूँ, मुर्तजा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का क्या क्राइटेरिया है? वो भी तो आ रहे हुए हैं इलेक्शन, और अब आगे आए लड़ेंगे तो तब की बात है। आप भी तो एक सिलेक्टेड बंदे को आपने नोटिफाई करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। फिर इन्होंने बात की 100 दिन के हमने वादे किए थे।
ये तो 35 साल से है, 13 साल 35 साल से सिंध में है, 13 साल से ये कंसेक्टिवली कराची में वादा। आपको इनका लोगो याद है? पीपल्स पार्टी का इनका लोगो था रोटी कपड़ा मकान। देकर क्या गए हैं और सिंध के लोगों को दे क्या रहे हैं, जिसने इनको कितनी दफा वजीर आजम और कितनी दफा हुकूमत दिलवाई है। वो उनको रोटी कपड़ा मकान की जगह दे रहे हैं करप्शन, भूख और अयान। अच्छा, इन्होंने कहा हम राशन कार्ड दे रहे हैं। चले हम राशन कार्ड तो दे रहे हैं ना, आप तो सिंध के अवाम को सब्र कार्ड, भुट्टो कार्ड, भूख कार्ड, अफलास कार्ड, उनको क्या क्या आप उनको मौत का कार्ड दे रहे हैं। क्या मैं इनकी बात करूं, छोड़े, मुझे अफसोस होता है। और महंगाई की ये बात मुझे सुना रही थी एक्सक्यूज मी, 27% महंगाई हुई थी भुट्टो साहब के दौर में, बेनजीर साहिबा के दौर में वही महंगाई 17% थी। इनके आखिरी ये जो अभी पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत करके गई है, 4 साल डबल डिजिट के अंदर महंगाई रही है। पीआई पिछले 4 हफ्तों से नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं, यानी प्राइसेस आपकी जो डेली उसकी प्राइसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। दवाइयों की प्राइसेस ये कहां से बढ़ा दी, पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ है, कंपेयर करें 6 रुपए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ी, हम 3 रुपए बढ़ा रहे। हमने अपना टैक्स, हमारा जो है सेल्स टैक्स, हमने 3 रुपए कम कर दिया। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं और कहां के अवाम को गुमराह करते हैं। अब आज मेरे भाई ने जो पीएमएलएन वालों ने कही कि जी हम मीडिया अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, इंप्रेसिव स्टेटमेंट। मतलब मैं तो बिल्कुल, आपको याद है राब्ते हुए हैं, राब्ते हो रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, ये किसके अल्फाज थे? हमारे तो नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब चहलकदमी करने पहुंच गए, गाड़ी के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ के पांव पड़े जा रहे हैं, वो डील के लिए मान नहीं रहे हैं। फिर अभी इनकलाब आने ही वाला था, इनकलाब जिसकी जब जमानत कैंसिल होगी वो खुद ही पहुंच जाएगा। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि इनकलाब का चूरन भी जो है ना वो ट्रकों और वो रक्षों के पीछे अब रह गया है, और अब अगली बारी जो है ना वो गधा गाड़ी और खोता गाड़ी की है या मौत के कुएं की रह गई है इनके। आज तक तो हमने यही देखा था कि नसीबो लाल की पिक्चर्स या अताउल्ला की पिक्चर्स लगती थी ट्रकों के पीछे, और वो भी पता ये चला कि जिसकी ट्वीट मरियम बीबी ने की थी एज यूजुअल उस ट्रक का नंबर भी फेक निकला, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब इनके हालात तो मैं क्या कह दूं, इनके हालात इस वक्त क्या हैं। फिर इन्होंने बात की कि हम जो ये यहां पर ये बात कर रहे हैं कि जी इनके राब्ते ढूंढे ना, वो कौन से 4 लोग हैं जो वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले तो नून और शीन निकल रहा था, अब तो 4 और लोग आ गए जो वजीर आजम के कैंडिडेट है। हमें तो खुशी हो रही है, एटलीस्ट गुलाम पार्टी के अंदर कोई तो सेंसिबल आ गया है, कोई तो हमदर्द है। आलिया हमजा साहिबा, आप ये पीएमएलएन के 4 राहत से अहल समझता है। आलिया हमजा साहिबा, आप ये पीएमएलएन के 4 लोगों की बात कर रही हैं। पीएमएलएन के 4 लोग, वही तो न्यूज चल रही है, सारे चैनल्स के ऊपर न्यूज चल रही है कि 4 लोग इनके जाकर मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमें वजीर आजम बना दे। तो अच्छा नहीं, वो भी हम सुनवा देते हैं। इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर इतना फसाद हुआ है, इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर इतना फसाद हुआ है। देखे मेरी एक बात सुने, मैं यहाँ पर जो ब्रेक ले लूं जी एक, आलिया साहिबा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आकर इस पर मजीद भी बात करेंगे, फिर हम सुनवाएंगे कि शेख रशीद साहब ने क्या बात की। ये 4 लोगों की बात फवाद चौधरी ने जो की वो भी आपको सुनवाएंगे, और फिर नूर आलम साहब ने भी एक बात की थी कि जो फर्स्ट 3 रोज हैं उनके नाम भी ECL पे डाले जाएं, जो मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, और उनमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पे बहुत जोरों शोर से डील या ढील या कोई भी रिलीफ की बात हो रही है, उसी हवाले से शेख रशीद साहब ने भी एक बात की जो कि कुछ थोड़ी सी मेरे लिए समझने में मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सुने और फिर मैं अपने पैनलिस्ट पे भी इस पे कमेंट कर चाहूंगा कि शेख रशीद साहब किस हाथ की बात कर रहे हैं और ये किसके सर पे होना चाहिए, किसके सर पर नहीं होना चाहिए, या किसी के सर पर नहीं होना चाहिए। शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए, और ये है सियासत। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। बेशक एहतसाब हम नहीं कर सके, बेशक एहतसाब का अमल कमजोर रहा, लेकिन दुनिया ये जानती है कि किस बुरे तरीके से इस 2 खानदानों ने इस मुल्क के खजाने को लूटा।
राना एहसान अफजल साहब, दो चीजें, चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ इशारा। फिर जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया, कहना वो कुछ और चाहते थे, यानी कि जो हाथ इमरान खान के सर पर रखा गया वही ये आप लोग भी कोई रखवाना चाहते हैं, चाहे वो दोनों जमातें हो, तो वो उनका ख्याल है कि वो हाथ आप लोगों के सरों पे नहीं गर्दन पर आएगा। और दूसरा ये है कि कमजोरी रही एहतसाब में, लेकिन उन्होंने कहा कि इन दो खानदानों ने बहुत बुरे तरीके से खजाने को लूटा है। योर टेक। का जवाब मैं वन बाय वन देता हूं। सबसे पहले तो ये हाथ कौन सर पे रखता है इनके? ये तो वालिदैन सर पे बच्चों के हाथ रखते हैं। कौन किसको ये वालिद का दर्जा देख रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरी तो समझ में नहीं आई। क्या ये हाइब्रिड निजाम की निशानदेही कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? क्या डीप स्टेट की निशानदेही कर रहे हैं? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं और उनके सर पे हाथ रखा हुआ है? क्या ये आइन के अंदर, पाकिस्तान की आइन में लिखा हुआ है कि किसी का किसी के सर पे हाथ होना चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात कर रही हैं आप। पीटीआई वालों से जरूर पूछ लीजिएगा कि किसने इनके सर पे हाथ रखा हुआ है, किसने इनको बैसाखियां। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आप लोग भी यही चाहते हैं, दोनों पार्टी शायद कि आप लोगों के सरों पर भी वही हाथ आ जाए। देखिए, हम तो डिनाई करते हैं और हमारी तो पीडीएम की ये एक नुकात में है कि हम चाहते हैं कि हर इदारा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार में काम करे। लेकिन यहां तो एडमिशन आ गया ना जी, एडमिशन आ गया कि हमारे सर पे किसी का हाथ है, और वो आइन के मुताबिक मुझे बता दें कि वो किसका हाथ है और किस तरह हाथ रखा जाता है, और उससे फिर क्या होता है जब हाथ किसी का किसी के सर पे आ जाए। राना एहसान नंबर दो, इन्होंने राना साहब, जब आप कहते हैं कि एडमिशन आ गया है, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक शेख रशीद साहब की कोई जाती राय हो सकती है, या बीइंग ए इंटीरियर मिनिस्टर वो ये बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें वजन है? देखिए, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे सर पे हाथ है। तो इसका मतलब है कि ये हाइब्रिड निजाम है। इसका मतलब है इनको किसी ने बैसाखियां दी हुई हैं, क्योंकि आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि किसी के सर पे हाथ होना चाहिए। जो मिलिट्री और जो आर्म फोर्सेस होते हैं वो तो गवर्नमेंट का एक जो है मातहत अदारा होता है। द गवर्नमेंट इज सुपीरियर। तो ये किसका हाथ है और क्यों है हाथ, और ये किस चीज का एडमिशन है? आप लोग नहीं चाहते, आप लोग किसी भी तरह की कोई डील नहीं करना चाहते, कोई हाथ आप अपने सर पर नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि इदारे जो हैं अपने दायरा कार में काम करें, जो आईनी तौर पे जो है डिफाइंड है, तो उससे बढ़ के हम शहबाज शरीफ साहब और ये जो नाम आ रहे हैं, चले एनी बिल्कुल योर पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया। लेट मी आंसर द अदर स्टेटमेंट के ये जो 4 लोग हैं ये सियासत से खत्म हो गए। ये वही 4 लोग हैं जिनके ऊपर आप काबीना में फैसले करते हैं। आपको काबीना में महंगाई नहीं नजर आती, आपको काबीना में बेरोजगारी नहीं नजर आती, आपको काबीना में जो आप शफलिंग करते हैं एफबीआर के चेयरमैन की, वजीर खजाना की, सेक्रेटरीज की, आईजीज की, वो नहीं नजर आती। आपको काबीना में आपने बोर्ड बनाना होता है शहबाज शरीफ के लिए, तो वो सियासत में बड़े अच्छे तरीके से जिंदा है और उनकी जमात जो है वो सर्वे बता रहा है कि आपसे ज्यादा पॉपुलर है। ये आप इस सर्वे की बात कर रहे हैं जो शायद पता नहीं IPOR इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सर्वे की सियासत ये कह रहे हैं खत्म हो गई है, वो तो मोस्ट पॉपुलर है भाईजान, वो तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जहां तक बात आ गई कि उन्होंने मुल्क को लूटा, तो आपने तो कोई साबित नहीं किया। ये जरूर आपके ये तो मफरूजे हो सकते हैं ना कि उन्होंने करप्शन की, ये किया, वो किया, साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर आ गई है जो कह रही है। चलें, रिपोर्ट क्योंकि शायद सबके पास नहीं होगी तो मैं नहीं चाहता उस पर बात की जाए, लेकिन सिंस यू हैव मेंशन्ड कि पंजाब में यू स्टिल PMLN इज नंबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस IPOR, और सिंध में पीपल्स पार्टी है, KPK में PTI है, बलूचिस्तान में बाप है, तो ये तो चारों इजीली इक्वली डिवाइड हो गई। मैं आलिया हमजा साहिबा आपकी तरफ भी आता हूं। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, 2 खानदानों ने इस मुल्क को किस बुरे तरीके से लूटा है, लेकिन हम एहतसाब के अमल में कमजोर रहे। और क्या आप लोग भी चाहते हैं कि कोई दस्ते शफकत आप लोगों के सर पे भी रखा जाए, पीपल्स पार्टी के सर पे? देखिए जमीर साहब, जहां तक मुझे पता है कि आइन में ये लिखा हुआ है कि हर इदारा अगर अपने हदूद में रह के काम करेगा तो इदारों में टकराव नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं आप शेख रशीद साहब की,
तो शेख रशीद साहब से सिर्फ इतना पूछिए कि जब आप रेलवे मिनिस्टर थे, तो रेलवे मिनिस्टर होते हुए आपने कौन से गाड़े थे, जो अभी आप इंटीरियर मिनिस्टर होके आप सिर्फ ये सियासी बयानात तो आपके पास है, लेकिन जो सानिया मरीन हुआ है या सानिया साहिवाल था या जो सियालकोट इंसिडेंट हुआ है, उस पे तो कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उस पे तो आपकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। ये जो आपको पोर्टफोलियो दिया जाता है, जो मिनिस्ट्री आपको दी जाती है, आप उसके लिए जवाब दे हैं, उसके लिए तो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन आपको ये पता है कि चले मुझे बता दें जा रहा है, किसके डॉक्टर साहिबा, मुझे इतना पता है कि पीटीआई वालों जो है वो एक बूट उठाया हुआ है, जो हर प्रोग्राम में लेके वो पहुंच जाते हैं, तो उनसे कहीं जरा वो बूट तो वापस कर दे, उनका टाइम अब खत्म होने लगा है। और दूसरी बात ये है कि शेख रशीद साहब खुद जहां की पैदावार है, वो समझते हैं कि हर कोई उन्हीं की तरह से है, तो ये चीजें नहीं चलती हैं। इल्जाम आप लगा देंगे, लेकिन जब इनके एक हुकूमती बेंचों से ये आवाज आई कि सच बोलने के लिए, तो पेशावर में उनके लिए, उनके खिलाफ जो है वो धरने शुरू हो गए, उनके खिलाफ रैलियां, सियासी जमातों में ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन चलें वो पूछ लेंगे, आलिया हमजा साहिबा से पूछेंगे ना कि इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, कि अगर आपको लगता है ना कि आप मेरिट पे चलने वाले लोग हैं, आप सच बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, आप हर चीज सच्चाई पे करने वाले हैं, तो जो आपके एमएनए ने सच बोला है या जो आपके लोग सच बोल रहे हैं, जैसे अकबर एस बाबर साहब है, अहमद जवाद साहब है, जैसे वजीउद्दीन साहब है, तो फॉरेन फंडिंग केस का रिजल्ट आने देना, क्यों आप बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूं कि मैं आलिया हमजा साहिबा, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहता हूं आलिया हमजा साहिबा से बात कर लें। आलिया हमजा साहिबा, ये भी तो एक एडमिशन है शेख रशीद साहब की कि एहतसाब का अमल कमजोर रहा, लेकिन दुनिया जानती है कि जी इन दोनों खानदानों ने बहुत बुरे तरीके से मुल्क को लूटा, तो ये इस्टेब्लिश तो अदालतों ने करना था, एहतसाब के अमल के मुकम्मल होने पर यह होना था, तो ये तो वो शेख रशीद साहब एडमिट कर रहे हैं कि कमजोर रहा। मैं सबसे पहले तो ना ज़मीर साहब में कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा जी वालिद का दर्जा, शफकत का हाथ रखा है, शफकत का हाथ 2-3 बस मैं तो स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको याद आ जाएगा। जनरल ज़ियाद साहब को नवाज शरीफ साहब अपना रूहानी बाप कहते थे, भुट्टो साहब डैडी कहते थे जनरल अयूब को, जनरल जिलानी साहब ने उनको वेटर का हेड पहनाकर पूरे एक एरिया में किसने घुमाया था, तो शफकत का हाथ किसके ऊपर था, ये तो मैं उसमें जानना ही नहीं चाहती। और जब ये कहते हैं ना कि जी डील की, तो मैं तो सिर्फ इतना याद कराऊंगी, जुबैर साहब को कौन रसगुल्ले खाने डील के लिए भिजवाया करता था, या आपने ये देखा है शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार कहां जाया करते थे बुरके पहन पहन के, या ये जो बातें ये कर रहे हैं, इनको याद है गौस अली शाह की क्या स्टेटमेंट थी और एतजाज अहसन की क्या स्टेटमेंट थी, जब ये यहां शेर करते रह गए, वो जद्दा डील करके भाग गए, और शहबाज शरीफ साहब को किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यहां पर लाहौर में रोका था, वो भी भाग कर जा रहे थे। इसलिए ये बातें ना करें, इनकी पार्टी जो कर रही है ना, उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है। मैं तो सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात करना चाहती हूं यहां पर, वो शायद खाकान साहब की स्टेटमेंट है, अभी कल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी राब्ते, किसी से कोई राब्ते नहीं है, और ये जो बातें हो रही हैं, हमारे पास तो मीडिया में बेचने के लिए कोई चूरन नहीं था, तो हम मियां साहब को माल बनाकर बेच रहे हैं, यानी इनकी पार्टी इनके लीडर को माल बनाकर बेच रही है। मियां और उनकी बेटी ट्रकों और रक्षों के जरिए मियां साहब को बेच रही हैं, और मियां साहब खुद पाकिस्तान को बेचकर बाहर भगोड़े बनकर बैठे हो। ये पार्टी है या कबाड़िए की दुकान है? मुझे तो इनकी ये समझ में नहीं आती है। इनको कहें ये किस तरह की, और ये जो जिस सर्वे की बात करें ना, मैं उस सर्वे की आपको हकीकत बताती हूं, हमने बिल्कुल देखा है उस सर्वे को। उस सर्वे में हम तो आज इनके बकौल पीटीआई तो सब कुछ लॉस्ट कर चुकी है, महंगाई के हालात, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, और अवाम ने इस बात को समझा है। इनके लिहाज से पीटीआई की तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल जीरो पर जा चुकी है, हमारे तो टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, 1% का फर्क है, और वो भी अगले 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ताला जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी तो 2023 का इलेक्शन भी पीटीआई ही जीतेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जब यहां पर
बात करें, इन्होंने आधा सर्वे तो कोट कर दिया, बाकी आधा सर्वे कौन कोट करेगा? 60% लोग उसमें कह रहे हैं कि मियां साहब को कहें मुल्क वापस आए, आकर हमारे पैसे वापस करें। ये उस सर्वे को क्यों नहीं कोट करते? यहां पर बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो डील के लिए आज नहीं हमेशा कोशिश करते हैं, इनके बारे में पीर पगाड़ा साहब कहते थे ना कि ये जब इक्तदार में होते हैं तो ये गरीबान पकड़ते हैं और जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो ये पांव पकड़ते हैं। तो ये पांव पकड़ने का सिलसिला इनका आज से नहीं है, आलिया हमजा साहिबा हमारी हुकूमत आई है ये उसी कोशिशों में लगे हुए। आलिया हमजा साहिबा, अब ना कोई डील होगी ना कोई ढील होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बैठे जो इसी तरह इन्हें एयरपोर्ट से भी वापस घर भेजे। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन फिर ये शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ही हैज गॉट ए मतलब प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के सर पर जो हाथ है वो चाहते हैं कि बाकी भी उनके सर पे आ जाए। वो क्या बात है? वो एक पेज पे होने वाली बात की तरफ है या कोई इससे बढ़कर है? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एक नोटिफिकेशन के ऊपर इन्होंने वो जो टी इन द वो जो था ना, स्टॉर्म इन द टी कप था, उस चीज को इन्होंने इतना एग्जेजरेट किया कि उसके बाद करते 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 इन्होंने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन वो इदारा ये चाहता है कि हर आईनी और जमहूरी हुकूमत का साथ दे, और वही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। असल में पीडीएम में तो झगड़ा यही है, एक कह रहे दूसरा चाह रहे मेरी डील हो जाए, दोनों मैं चाहूंगा कि आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी की दाल नहीं गलनी है, सबको अपने अदालतों के केसेस फेस करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली मियां साहब का भी जब वहां से शेख रशीद साहब कहते हैं कि एहतसाब का अमल काला का नारा लगाते हुए वो वापस आकर इनकलाब के नारे लगाएंगे। ये आलिया हमजा साहिबा, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन शेख रशीद साहब ने मीडिया मैनेजमेंट है, इनको पता है इनका इनकलाब वापस आने वाले, इसलिए ये पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा, 3.5 साल बिल्कुल सही, इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल मैं चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब, ये जरा फवाद चौधरी की एक बात सुनवाना चाहता हूं, बहुत मुख्तसर सी है, ये भी सुन ले, फिर इस पर भी जवाब दे दें जरा मुझे। बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि ये ना हो कि मैं आंख झपकूं और दूसरी पार्टी जो है जाके डील कर ले। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? जी राना एहसान अफजल साहब, कोई 4 लोग किसी बड़े से मिलने गए, वैसे मेरी इतलात थी कि कोई एक भी मिला और बहुत मतलब खैर, लेकिन ये जो सूरत हाल है कि वाकई रेस लगी हुई है कि भाई जागदा रही मतलब 3.5 रहना, जागते रहना कि ये ना हो कि हम आंख झपकें और दूसरा एडवांटेज ले जाए। इनको ये तो एक मफरूजा है ना, एक स्टोरी बिल्ड की गई कि 4 लोग किसी से मिलने गए। सबसे पहले तो ये बताएं किससे मिलने गए, वो क्यों मिला, वो 4 लोग कौन थे। ये एक स्टोरी है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नूर आलम साहब जो इनकी अपनी पार्टी के एमएनए, वो खड़े होके कहते हैं कि इस पूरी 3 जो सफे हैं असेंबली की जिसमें काबीना बैठती है, उस बात का वो मजा नहीं रहता जब तक मैं उनकी वो बात सुनवाता ना, तो मैं चाहूंगा कि उसकी बाद में बात कर लेंगे अगले उसमें हिस्से में। मुझे फिलहाल सिर्फ इसका जवाब दे दें कि क्या वाकई कोई मैसेजिंग हो रही है बड़े भाई से छोटे भाई से बड़े भाई? जी, कोई मैसेजिंग नहीं हो रही, ये सिर्फ एक जो है जवाब अहमद जवाद साहब ने इनके चट्टे चट्टे खोल दिए कि किस तरह ये बदतमीजी को प्रमोट करते हैं, कीचड़ उछालने को प्रमोट करते हैं, किस तरह कोई कंसेंसस नहीं है इनकी पार्टी में। फिर उसके बाद जो है वो परवेज खटक साहब ने जो है वो इनकी किचन कैबिनेट के तनाजों को जो है वो ओपन कर दिया कि कहा भाई आप वजीर आजम है, आपको वजीर आजम बनाया, हमारे सूबे में गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये सारा अब वो उसको टर्न अराउंड करने के लिए, मीडिया को मैनेज करने के लिए ये सारी बातें चल रही हैं। इनकी अपनी पार्टी, इनकी अपनी सफों में फूट पड़ चुकी है। और जिस तरह देखिए वजह क्या है, वजह यह है कि इन्होंने अभी तक कुछ डिलीवर नहीं किया, कोई टैंजिबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं ला सके, रेलवे को बदतर कर दिया, पीआईए को बदतर कर दिया, स्टील मिल को बदतर कर दिया, अब कोई एफबीआर की रिफॉर्म्स नहीं आई, कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आई, बल्कि तबाह कर दी ब्यूरोक्रेसी, तबादले कर करके वज़रा की। अभी तक इनकी फाइनेंशियल टीम स्टेबलाइज नहीं हुई, 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बंदे चेंज हो चुके हैं। तो बेइंतहाशा बदहाली, फॉरेन पॉलिसी नाकाम होने के बाद
अब ये जो है, ये सारी एक डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं जो कि नाकाम होंगी और नाकाम होती रहेंगी। कोई रेस नहीं है, हमारी पार्टी मुत्तफिक है अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ साहब, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। ये कहानियां भर के, जिस तरह वो कहानियां सुनाते थे 50 लाख घरों की, 1 करोड़ नौकरियों की, तो ये उसी तरह जो है ये 35 पंक्चर वाली आपको याद होगी, फिर इन्होंने कहा वो सियासी बयान है, ये वही सियासी बयान है। चलें, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा भी इस पर कमेंट कर दें कि कुछ है मामला। तो आप लोग भी तो नजर रखते होंगे कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है, जिसकी अब तकरीबन शायद एग्रीमेंट हो चुका हुआ है पीडीएम के साथ, पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का राब्ता भी हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, वो तो कुछ थोड़े से अब जरा कंफर्टेबल हो गए। कहा यह जा रहा है कि ये 27 फरवरी और 23 मार्च अब इसमें इतनी हवा है नहीं। देखिए जमीर साहब, बात जो हो रही थी डील और ढील की, तो मैं समझती हूँ कि DGISPR ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी है, तो ये चीज तो एक साइड पे ही हो गई। तो इसको तो डिस्कस करना मेरे ख्याल में वही लोग बता सकते हैं जो इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो देखें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे पीडीएम का हिस्सा थी या नहीं है, लेकिन अपोजिशन का एक ही एजेंडा है कि इस नाकाम और नाअहल गवर्नमेंट को, जो जिनसे आप सवाल पूछेंगे गंदम तो जवाब वो चना देंगे, तो उनको घर भिजवाना है। तो इसके लिए चाहे कोई भी डिस्कशन हो, डायलॉग हो, वो हम करके, चाहे 27 फरवरी को पीडीएम हमारे साथ आए, क्योंकि अगर हमने एक यूनिटी शो करनी है तो हम लोग इंशाल्लाह एक साथ निकलेंगे। और अगर चाहे वो मार्च हो, लॉन्ग मार्च हो, तो हम लोग एज अपोजिशन साथ ही होंगे। और आप ये कबल वक्त होगा कि हम इस चीज को डिस्कस करें। 27 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम का रिस्पांस क्या है। और ये 27 दिसंबर तो अभी साल पर दूर है, 27 फरवरी 27 फरवरी जी जी बहुत दूर नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि अवाम का रिस्पांस क्या है। क्योंकि गैस, बिजली, महंगाई पे आपने अवाम को सड़कों पे निकलते हुए देखा है, चाहे वो इस्लामाबाद की सड़कें हो, आए दिन आपने डी चौक पे धरने देखे हैं, आए दिन आपने बिल्कुल सही। मुझे कहा जा रहा है अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करेंगे। और फिर जो कि नूर आलम साहब यकीनन बहुत ज्यादा खबरों में मौजूद हैं, उनको शो कॉज भी इशू कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया कि परवेज खटक किसी कैपेसिटी में उनको शो कॉज नहीं कर सकते। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नूर आलम साहब ने क्या गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने क्या इशारे दिए और उन्होंने कहा कि क्या करने की ज़रूरत है। और वो डिप्टी स्पीकर साहब कासिम सूरी साहब उस वक्त बैठे हुए थे, उनसे मुखातिब थे। क्या गुफ्तगू की, ये ज़रा ब्रीफ सी है, वो ज़रा सुन लें। ये 3 रोज के अलावा ये हम पीछे बेंचर्स भी जो हैं आवाम के वोट से आते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर खाली ये 3 रोज आगे नहीं है, गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं। आप लैंड क्रूजर और BMWs और हवाई जहाजों में फिर रहे हैं तो उससे जरा नीचे उतरें। आप गरीब पे खाली बोझ ना डालें। और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। जी राना एहसान अफजल साहब, अब कमेंट करें जी। देखिए, बिल्कुल जो सूरत हाल है वो क्या है। अभी ये इन्फ्लेशन की बात कर रही थी, तो 21% ईयर ऑन ईयर SPI इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है और 0.5% कमी हुई है, जिसको ये कह रही है जी नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो गया है। देखें, मुल्क में बदतरीन महंगाई है, ये हकीकत है। KPK में जहां से नूर आलम साहब बात कर रहे थे, गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है, बेरोजगारी बढ़ रही है आपकी। अभी वर्ल्ड बैंक कहता है 3.4% GDP ग्रो करेगी। क्या 3.4% पाकिस्तानियों के नसीब में? वही वर्ल्ड बैंक कहता है इंडिया में 8% होगी। आप एक हिस्टोरिक तजारती खसारे की तरफ जा रहे हैं, जो कि $50 अरब के लगभग होगा।
आपने अगले 12 महीने में 28 से 30 अरब डॉलर के एक्सटर्नल डेट रेज करने हैं। हमें नहीं पता रुपया जो है वो यहां स्टेबलाइज होगा या ये कहां तक जो है ये डीवैल्यू होने जा रहा है। इस मुल्क की अभी तक, इस पार्टी की अभी तक जो है माशरती टीम जो है वो सेटल इन नहीं हुई। कोई पता नहीं आगे वजीर खजाना भी ये रहेंगे नहीं रहेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहेंगे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रहेंगे नहीं रहेंगे। हर लिहाज से एक बदतरीन मैनेजमेंट है और वो हर थोड़े देर बाद नजर आ जाता है। फिर इनका जो है ओवरऑल आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, ना आप अमेरिका के साथ आप जो है वो कोई अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ना सीपेक मूव फॉरवर्ड कर रहा है, ना चाइना के साथ हैं, ना सऊदिया के साथ है। जिस तरीके से उसने आपकी तजलील की, आपको ये लोन देके और जो शराइत रखी वो शर्मनाक है। और आपने यहां स्टेट बैंक को जो है वो गिरवी रखवा दिया, IMF के हवाले कर दिया, और फिर आपने अभी बजट पास किया ये कह के 1 मिनट के आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा ग्रोथ का बजट होगा। ये तो आपने बिल्कुल, और मैं आई एम श्योर कि आलिया हमजा हैज मतलब इन चीजों पे तो शी मतलब कमांड रखती हैं और वो बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब भी देंगी। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, क्विकली योर टेक ऑन दैट नूर आलम स्टेटमेंट। आपके एक्स पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और वो एक पॉइंट पे ये भी कह चुके हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शन पीटीआई की टिकट पर नहीं लड़ेंगे। शाजिया सुमरो साहिबा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि अगर एक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमती जो बेंचेस हैं वो हिल गई हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट के बाद। क्या इनके जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, क्या वो कभी अपनी गाड़ी में से उतर के मार्केट में जाकर उन्होंने कभी आलू खरीदा, कभी गोश्त खरीदा, या कभी कोई दवाई खरीदी जो उनको एहसास हो कि गरीब किस तरह से कमाते हैं और किस तरह से उनके घरों में चूल्हा जलता है? तो ये सारी चीजें वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि एक नूर आलम साहब ने तो फिर भी हिम्मत करके बता दिया, जब ये फाटा का बिल पास हुआ था और उस पर रिकाउंटिंग चैलेंज हुई थी, तो इनके सारे जो हुकूमती बेंचों से लोग जो डिनर की लालच में या पैसों की लालच में या किसी और फोन कॉल की वजह से आके बैठे थे, तो वो सारे चले गए थे। तो स्पीकर साहब को डर लगने लगा कि अगर मैं रिकाउंटिंग करवाऊंगा तो हमारे पास तो नंबर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये खुद ही डर चुके थे। तो इनकी ये बातें, ये इल्जामात चलते रहेंगे, अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो ये बार बार चूरन कर रहे हैं ना, तो ये अपनी चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं। चाहे वो अवाम को बेचे, चाहे स्टेट बैंक को बेचे, चाहे पाकिस्तान को बेचे। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगी, इतना खर्चा करके आपने OIC बुलवाई, आपने ये साबित किया कि इस्लामी ममालिक आपके कहने पर पाकिस्तान आ चुके हैं, पूरा इस्लामाबाद आपने लॉकडाउन कर दिया, लेकिन जो आप कश्मीर के एम्बेसडर बन के आधा घंटा धूप में खड़े होने के लिए कहते थे, तो उस OIC में कश्मीर क्यों नहीं डिस्कस हुआ? उस OIC में आपने अफगानिस्तान को डिस्कस किया, उस OIC में आपने फलस्तीन को डिस्कस किया। मेरे ख्याल में तो वहां पे कश्मीर क्यों जहां तक हुआ? बिल्कुल डॉक्टर शाजिया साहब, आपने बड़ा वैलिड, सही, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। ये सारी चीजें इनके आप सुने कि इनकी जो इंटरेस्ट की चीजें होंगी ना, ये बहुत सारी चीजें करेंगे, उसके लिए ये कारपेट भी बन जाएंगे, पैरों में भी पड़ जाएंगे। चले, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मतलब अब आलिया हमजा साहिबा जरा जवाब दे दें, क्योंकि दो लोगों की बातों का जवाब देना है। मेरे जहां तक मुझे याद पड़ता है, कश्मीर वाज मेंशन्ड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर्स, OIC कंट्रीज के लीडर्स का। जी आलिया हमजा साहिबा। हाँ जी, बस मैं इतना कहूंगी, असल में मसला ये ना, ऑपोजिशन पढ़ती पढ़ाती है, कुछ नहीं रटा रटाए जुमले लेकर आ जाती है। OIC की प्रेस रिलीज के अंदर कश्मीर मेंशन था, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के अंदर कश्मीर मेंशन था। अब मैं इनको क्या कहूं, आज ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और कल UN की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो पाकिस्तान की ग्रोथ है 2022 के अंदर 4.3%, 2023 के अंदर 4.6%, और इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं वहां पर ग्रोथ इस वक्त कम हो रही है। पूरा डेटा मैं ऑलरेडी शेयर
क्लियर कर चुके हूं, मैं उस पर दोबारा इसलिए नहीं आऊंगी। बात सिर्फ इतनी है, जब ये यहां पर महंगाई की बात करते हैं ना, मैं ये तो नहीं कहती कि अब मैं क्या इनको समझाऊं इस चीज के ऊपर, लेकिन इनको जो कहा जाता है ये उसी के ऊपर आकर फर 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 बोलते हैं। यूएन फूड की रिपोर्ट है, पूरे 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया 27% का। क्या पूरी दुनिया में इमरान खान ने महंगाई कर दी? CRB इंडेक्स क्लाइम 37.6%, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स इंक्रीज 28%। यूएस के अंदर 1982 के बाद महंगाई, हाईएस्ट महंगाई होगी, इमरान खान ने यूएस में महंगाई कर दी। जर्मनी में 1992 के बाद हाईएस्ट महंगाई होगी, इमरान खान ने जर्मनी में महंगाई कर दी। यूके में 10 साल रिकॉर्ड टूट गया, इमरान खान था वहां भी। चाइना में 26 साल रिकॉर्ड टूट गया, इमरान खान था वहां भी। इंडिया में WPI हिट्स रिकॉर्ड हाई एट 14.23%। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, CPI महंगाई का साल यूएस के अंदर 513%, यूके के अंदर 67%, जर्मनी के अंदर 1936% और रशिया के अंदर 96%। अल्लाह को माने, जुल्म आलिया ना साहिबा, करे अवाम के आलिया साथ, साहिबा, अवाम को आलिया सच्चाई साहिबा, बताने दे। आलिया कि साहिबा, यहाँ पर quickly, इन्होंने जो आलिया- बात की, आलिया साहिबा, ग्रोथ हम हाई पर लेकर जा रहे चलें, हैं, बिल्कुल export सही। highest आलिया- लेकर आलिया जा रहे हैं, साहिबा, remittances highest लेकर जा रहे हैं, आलिया साहिबा, non-traditional इन exports के ममालिक अंदर जा रहे में, हैं। आलिया साहिबा, इन ममालिक में क्या अवाम जो है वो 40% गुर्बत की सतह से अवाम जो है आ चुकी हुई है? और जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, यहां पे कौन से वेलफेयर की ऐसी चीजें हैं जो जहां पे ऑफसेट हो जाती है आपके महंगाई? आपने यकीनन स्टैट्स बिल्कुल सही हैं। आलिया हमजा साहिबा, There is another side to it. जी चलें, मेरे ख्याल में आलिया साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई। राना एहसान अफजल साहब, देखिए, आप एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं, एप्पल टू ऑरेंजेस नहीं करते। अगर CPI इन्फ्लेशन की बात करें तो वो आपकी इस दिसंबर में 12.5% थी और ओवरऑल आपकी इस साल के अंदर जो है वो 9 से 11% के दरमियान में फॉल करेगी। और CPI इन्फ्लेशन इस खित्ते में जो है वो 4 से 6% के अंदर है, दुगनी है पाकिस्तान में। Economist.com ने ओवरऑल दुनिया के 40 जो बड़े ममालिक हैं उनकी इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज किया, उसके अंदर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है महंगाई की शरह में। अब आप चेरी पिकिंग करके डेटा लाएं वो अलग बात है। राना एहसान, आपकी बिल्कुल बात आ गई। आलिया साहिबा प्लीज जरा कंक्लूड कर दें आपके आर्गुमेंट को। मैं ये कह रहा था कि उन ममालिक में शरह जो गुर्बत है वो 40% नहीं है आवाम की। सर मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अगर हम वो देखते हैं तो हम उनका टैक्स टू GDP भी देख लें, हम उनका पर कैपिटा जब कंपेयर करते हैं तो हम और चीजें भी देखते हैं। लेकिन अभी मैं इनकी मीडिया मैनेजमेंट वाली बात पर बात करना चाहती हूं। सिर्फ मैं तो इतना एस्टेब्लिशमेंट के आगे मैं इनकी बेसिस पर हाथ जोड़ देती हूं कि ये जो PDM वाले हैं, आले शरीफ, आले जरदारी को जरा बूट बोसी की इजाजत दे दें, चमक भी जाएगा और इनकी आरजू भी पूरी हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आलिया साहिबा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पे भी नजर नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अवाम की तरफ जाना चाहिए, अवाम की तरफ ही रुजू करना चाहिए और अगर कोई गलतियां हुई हैं तो